नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा और इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने इस पेट्रोल डीजल की किल्लत पर केंद्र सरकार को घेरा था। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल डीजल की कमी से हो रही समस्या से अवगत कराया। साथ ही सभी पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो में पेट्रोल डीजल की नियमित सप्लाई के लिए आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है, किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि, इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है। ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो, आम जनता भी परेशानी ना हो और किसानों भी परेशानी ना हो। और इसलिए मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नियमित सप्लाई करने का निर्देश दें ताकि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हो। एक तो कारण ये है कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है उसके चलते भी ये स्थगित किया गया। नेशनल हेराल्ड के द्वारा, नेशनल हेराल्ड घाटे में था, कांग्रेस पार्टी ने उसे लोन दिया और उसके राशि 2002 से लेकर 2011 तक के 100 किस्तों में 90 करोड़ की राशि दी गई और ये बाकायदा उसको हर साल ऑडिट होता रहा। कुछ लोगों ने इसको निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी जिसे अमान्य कर दिया गया, ईडी में भी पहले शिकायत की गई थी, उसे भी अमान्य कर दिया था, बाद में इसे रजिस्टर्ड किया गया। अब सवाल इस बात का है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहाँ बनता है। ये सारी चीज़ें चेक से दिया गया है और आप सब जानते हैं नेशनल हेराल्ड आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या थी, जिसकी स्थापना पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महर्षि टंडन ने और रफ़ी अहमद किदवई जी ने किया था, जिसमें हजारों उसके शेयर धारक हैं और उसके माध्यम से उसकी स्थापना की गई थी। अब वो घाटे में चल रहा था। आजकल अब मीडिया में आप सब जानते हैं, मीडिया हाउस से आप सब जुड़े हुए हैं, तो मीडिया हाउस के काल में क्या हो गई थी, वेतन आधे कर दिए गए थे, छटनी कर दिया गया था, पत्रकारों को हटा दिया गया था। तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वो नेशनल हेराल्ड भी घाटे में था, लेकिन सब लोगों की भावना थी कि क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ये पत्र है और इसे जीवित रखा जाना चाहिए, तो सारे कार्यकर्ताओं के, पार्टी के वर्कर और साथ ही जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे उन लोगों की भावनाएँ थी, इसको जीवित रखना चाहिए, बचाया कर रखना चाहिए। उस भावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उसको लोन दिया गया। अब इसमें अब ईडी पूछताछ करे, मतलब सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, हमारे नेताओं को परेशान करना। इसको दो ही उद्देश्य, इसके अलावा और कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। 3 दिन पहले पूछ लिए थे, अब कल से फिर से पूछताछ शुरू होगी। अब इसमें है क्या, चेक ही देखना है, चेक दिया गया हो तो स्वीकार ही कर रहे हैं, चेक दिया गया है वो लिया गया है, इतना ही बात है। लेकिन 5-5 दिन तक पूछ रहे हैं, मतलब
सर, विदेश दौरा आपका अभी स्थगित हो गया, लेकिन उद्योग मंत्री के हैं, इस पर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दिवालियापन की ओर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, रमन सिंह जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ठीक कह रहे हैं कि देश की हालत करीब करीब वही है कि हमारे भारत सरकार के लोग पूरे आधी दुनिया घूम ले आए लेकिन इन्वेस्टर नहीं आए, और देश की स्थिति ये है कि शेयर बाज़ार धड़ाम से गिर रहा है लगातार, सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट की हालत ख़राब है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि देश में स्थिति ये है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के अग्निपथ को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल का ये बयान नासमझी वाला बयान है। वो एक संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद अपने बोलों से पूर्व सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 32 लाख पूर्व सैनिक है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसी एक सैनिक का नाम बता दे जो अवैध गतिविधियों में शामिल हो। ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया बहुत छोटी हो गई, तो पूरे दुनिया को देखकर वो भारत को यदि आगे निकलना है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे कि हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों से दौड़ में पीछे नहीं रहें। यदि आप ये कहते हुए हमें बहुत गर्व है कि हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, पर एक कमी है कि अमेरिका की एवरेज एज सेना की 25 से 26 वर्ष है, रशिया की भी लगभग इतनी है, फ्रांस की भी लगभग इतनी है, तो कहने में ये आता है चाइना की भी इतनी है, तो कहने में ये आता है कि इनकी सेना युवा है और भारत की एवरेज एज 32 है। सेना की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और आज्ञा का पालन करना ये सबसे प्रमुख चीज़ है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहाँ सिक्योरिटी पे रखा, खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। बोले यार, मैंने ऐसा क्यों? बोले घर में मिसेस अकेली जाती, बच्चे अकेले जाते हैं, तो फौजी है ना इसलिए डर नहीं। मतलब फौजी एक, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए कि आप युवाओं को हथियार चलाना सिखाएंगे तो आतंकवादी बनेंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोलना चाहता हूं कि ये नासमझी वाला बयान है। सिर्फ मुख्यमंत्री की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 32 लाख पूर्व सैनिक इस देश के अंदर, एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के वादों को झूठा कहते हुए कई आरोप भी लगाए और क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कैसे सत्ता में बैठकर पूरी व्यवस्था को ठेके पर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, गुजरात में पुलिस की भर्ती भी ठेके पर होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर भी लोगों को बाहर से ठेके पर लिए गए और अब सेना में भी भर्ती ठेके पे की जा रही है। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं
जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने कहा, वो निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में है। और निर्णय लेने के पहले जो एक प्रभावित वर्गों से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि उनकी मिजाज में चर्चा करना है ही नहीं। और यही बात हमने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कोविड की हो और कोविड के लॉकडाउन लगाने की हो, और अब अग्निपथ की बात है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपने जितने भी आपके आर्मी कमांडर्स हैं, जो आपके आर्मी के को जो आपका अधिकारी हैं, क्या उनसे आपने कभी चर्चा करी इस अग्निपथ के बारे में? और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को 10% ग्रेड 4 में और 5% ग्रेड 3 में नौकरियों के लिए कानून नियम बनाया हुआ था। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक आंदोलित हैं, क्योंकि उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। एक भी हमारे भूतपूर्व सैनिक को नौकरी नहीं दी गई इस कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत। मजबूरी में जब उन्होंने आंदोलन किया तो मध्य प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, और अब मजबूरी में वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस नियम का पालन करने की। कैसी आपकी बात पे भरोसा किया जाए मोदी जी? क्योंकि आपने जितने वादे इस देश में किए सब में आपने धोखा दिया है। इसलिए पहले आपने किसानों को सड़क पे उतार दिया और अब उम्मीदवार जवानों को आपने सड़क पर उतार दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिद मत करिए। अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी जिद छोड़िए, अपना अहम और अहंकार छोड़िए, और इस अग्निपथ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात व्हाट्सएप कॉल करने वाले एक शख्स ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहा कि जल्द ही तुम्हारी हत्या होगी, हमें इसकी सूचना देनी थी तो हमने दे दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और फिर देर रात टीटी नगर पुलिस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। इस बीच देपालपुर विधायक विशाल जगदीश पटेल ने वार्ड 15 से जिला पंचायत उम्मीदवार छतर सिंह पटेल के लिए जनता के बीच पहुंचकर वोट मांगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। हर गांव में जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और विधायक विशाल पटेल ने दावा किया है कि इस बार जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत या नगरीय निकाय चुनाव हो, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और महंगाई से जनता तंग आ चुकी है। बीजेपी नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं। कहीं न कहीं बड़ी विडंबना के बाद सरकार चाहती नहीं थी कि पंचायत चुनाव हो, आम जनता को उसका अधिकार मिले और जो मौलिक अधिकार है इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार है। लेकिन सरकार गत 3 साल से चुनाव पूरा हो चुका था और सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी जमीन खिसक गई है। इस कारणवश वो लगातार चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। आरक्षण का जो वादा किया था उसमें कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा हुआ है। वो चीज़ वो समझ रहे थे। इस कारण से एक बड़ा जो आम जनता का अधिकार है उनको खुद को स्थापित होने का एक जो मौका मिलता था पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से, उस मौलिक अधिकार से वंचित रख रही थी। लेकिन जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया उसके बाद ये आम जनता को मौका मिला और कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं एक बड़ा सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये साफ दर्शाता है कि मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं आप रोज़ देख सकते हैं, आप लोगों के ठीक है बहुत सारे भाई लोग हैं मीडिया वाले जो रोज़ दिखा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये साफ दर्शा रहा है कि यहाँ परिषद जनपद की हो, जिला पंचायत की हो या पंचायत में मैक्सिमम कांग्रेस परिवार के। ग्वालियर और चंबल के युवकों की पहली पसंद पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की नौकरी रहती है। इसी के चलते शहर में जगह जगह फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर युवकों के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि ग्वालियर में 90% फिजिकल ट्रेनर जो सेना और पुलिस की तैयारी कराते हैं उनके पास कोचिंग का डिप्लोमा ही नहीं है। जानकारों का दावा है कि महज 2 से 3 ही ऐसे कोच हैं जिनके पास NSNIS यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला का डिप्लोमा है। बाकी कई तो ऐसे हैं जो खुद ही फौज की तैयारी करने आए थे। जब इनका चयन नहीं हुआ तो खुद कोच बन गए और खुद ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इस फर्जीवाड़े पर किसी की निगाह नहीं गई। जब ग्वालियर में सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ और शहर झुलस उठा, तब प्रशासन को फिजिकल ट्रेनरों का रजिस्ट्रेशन कराने की सुध आई। जानकार कहते हैं कि शहर में करीब 10 ग्राउंड है जहां 200 से ज्यादा फिजिकल ट्रेनर फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इसमें से NSNIS, LNIPE से कोचिंग डिप्लोमा करने वाले महज 2 से 3 ही कोच हैं जो सेना पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करा रहे हैं। देखिए क्या है, जो उस दिन इन लोगों ने तोड़ फोड़ मचाई उपद्रवियों ने, तो उनके जब हमने मोबाइल चेक किए तो कई जो फिजिकल कोचिंग संस्थान हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों ने जो है एक ग्रुप बनाया था, उसमें सर्कुलेशन किया था कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी। तो हम लोगों ने इसलिए एक कोचिंग संस्थान के मालिक पे आज FIR भी हो गई है और वो फरार हैं, उन पे इनाम भी घोषित होने जा रहा है। दूसरे सभी कोचिंग संस्थान जो फिजिकल हैं उनको SDM के यहाँ इसकी सूचना देना, पूरे डेटाबेस के साथ कौन लोग पढ़ रहे हैं क्या है, और उनको अपनी सूचना देना है। हम 24 घंटे में SDM उसकी परमिशन जारी करेंगे निगरानी में। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर और SP ने भिंड कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इन दिनों जिले में 15 कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें तकरीबन 4000 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से एक और जहां ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं कलेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि CCTV कैमरे की मदद से भी परीक्षाओं में निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान SP शैलेंद्र सिंह चौहान के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं और SP साहब द्वारा संयुक्त रूप में यहाँ का 2 कॉलेज में जो परीक्षाओं का निरीक्षण किया गया है। व्यवस्था ठीक है, बच्चों सुविधाजनक रूप में अपना परीक्षाएं ले रहे हैं और कुल मिला के भिंड में 15 सेंटर्स है जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा को आज ले रहे हैं।
अभी दूसरे पाली में भी इसमें परीक्षा होंगे। सभी जगहों में हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया गया है प्रशासन की ओर से। एक एक जगह में क्वेश्चन पेपर्स लेके जाने फिर वापस रखने का व्यवस्था किया गया है। पुलिस बंदोबस्त भी सभी जगहों में है। कैमरा की व्यवस्था भी सभी सेंटर्स में हमने किया गया। कहीं पर अनियमितता पाई गई? ऐसा ऑफ नो तो कोई कहीं पाया नहीं। एमपीपीएससी एग्जाम को लेकर इंदौर के कई जगहों पर एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं इंदौर में 116 जगह एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इन एग्जाम सेंटर्स में भाग लेने के लिए अलग अलग जगहों से छात्र एग्जाम देने के लिए इन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। वहीं एग्जाम सेंटर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसके कारण छात्रों में भी काफी उत्साह है। आपको बता दें कि छात्र काफी दिनों से एमपीपीएससी की तैयारियों में जुटे हुए थे और आज एक साथ तकरीबन 116 सेंटरों में 2 सत्रों में एग्जाम दे रहे हैं। पहले सत्र में कई छात्रों ने भाग लिया तो वहीं दूसरा सत्र 2 से 4 बजे तक संपन्न हुआ। वहीं एमपीपीएससी के एग्जाम में तकरीबन हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। यहाँ 2 सेमेस्टर में एग्जाम है। बाल विनय मंदिर स्कूल है और फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम हो चुकी है। अच्छा आया पेपर, जो मतलब बताया था कोचिंग क्लास वगैरह में और वैसे ही जैसे सिलेबस में दिया था उस टाइप से पूरा सिलेबस रहा पेपर में और बढ़िया आया पेपर। सेकंड सेमेस्टर कितनी बजे से है? सेकंड सेमेस्टर 2 बजे से, 2 से 4। कितनी बजे से कितने बजे तक रहता है? 2 से 4। 2 से 4। अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम में आए हैं? बच्चों का तो करीबन मतलब मैं 300-400 के करीब बच्चे होंगे। आपका परिचय? इंदौर में 116 सेंटर बनाए गए हैं इंदौर में टोटल, और जिसमें से ये वाला सेंटर है उस पर से 480 कैंडिडेट्स यहाँ पे की प्रेजेंस के लिए बोला गया है। किस तरीके से परीक्षा दी जा रही है? कोई शांतिपूर्ण, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। कोई केस वेस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सभी शांतिपूर्वक, कोई समस्या नहीं है। तो सर बाहर से भी कुछ बच्चे आए हैं? बाहर से आए होंगे, अब इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते। बाहर से तो आए ही होंगे बच्चे, है ना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नागरिक निकाय चुनाव के लिए दौरान कुछ क्षेत्रों में चुनाव का विरोध भी होने लगा है और लोगों के द्वारा मतदान का बहिष्कार लिखकर कॉलोनियों में के गेट पर टांग दिया गया है। दरअसल शिवपुरी के वार्ड 21 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 3 सालों से जल भराव की समस्या कायम है। बारिश के दिनों में इस कॉलोनी के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार की गई है, लेकिन समस्या का समाधान न होने से कॉलोनी के लोग गुस्साए हुए हैं। वहीं उन्होंने मन बनाया है कि जब तक हमारी दिक्कतों का निराकरण नहीं होगा हम मतदान नहीं करेंगे। बहुत हताश हो गए हम। पूरे है तो अपन 20 साल से परेशान, पर इतना नहीं होता था। अभी पिछले लगभग 2 साल से लगातार पानी का भराव होता है और घरों में 6-6, 7-7 फीट पानी अंदर भर जाता है। और उसमें ये आप मान लीजिए जब फिर अपन कॉलोनी में अंदर इधर उधर जाना होता है तो अपन तो 4-4 फीट में पानी में घूमना होता है। ये पता नहीं है कि नीचे सांप है, मगर है, क्या है। और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि मगर भी था इस कॉलोनी में, तो देहात थाने में टीआई साहब को भी पता चला। वो रात के 12 बजे आ गए, उनने खुद देखा वो मगर चल रहा है। तो ये तो किस शिकायत तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिनको हमने शिकायत नहीं की है, सबको दे दी। और उसके बाद कलेक्टर साहब से भी अपन कई बार मिले हैं, सीएमओ साहब से कई बार मिले हैं। सीएमओ साहब इस कॉलोनी में कम से कम 3-4 बार आ गए हैं। वो तो एक दूसरे पे टोपी डाल देता है, बस इतनी फर्क होती है। मतलब ये बोर्ड जो लगाया क्या लगवाया? इसमें तो अपन ने अब सब अपनी पूरी कॉलोनी ने ये निर्णय ले लिया है, जब अपना कोई काम ही नहीं हो रहा तो अपन किसको मत दे दे। इसलिए अपने ये सब ने बहिष्कार कर दिया है। तो इस बार हम कोई मतदान नहीं करेंगे। हाँ, पूरी कॉलोनी का लगभग 300 वोट है अपनी कॉलोनी का, हम किसी को नहीं देंगे वोट। चलिए, अगर वोट नहीं दिया उसके बाद भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? फिर अपन देखेंगे कुछ शांतिपूर्वक। रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा के ग्राम पंचायत कटंगी मतदान क्रमांक 170 के वार्ड नंबर 6, 7 और 8 के मतदाताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा को आवेदन देकर मतदान केंद्र बदलने की मांग की है। इनका कहना है कि अभी जो मतदान केंद्र बनाया गया है वो गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। इतनी अधिक दूरी पर जाकर वहां मतदान कैसे करेंगे? कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिंग कटिंग 170 के अंतर्गत 3 सैकड़ा मतदाता हैं और इनका मतदान केंद्र सुनियोजित तरीके से गांव से 3 किलोमीटर दूर एकांत में शासकीय प्राथमिक पाठशाला में बना हुआ है।
आपको बता दें, वहीं बारिश के मौसम और अत्यधिक दूर स्थल पर मतदान केंद्र बना दिए जाने से यहां के लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ग्राम पंचायत कटांगी का पोलिंग बूथ पूर्व में जो था उसे बदल कर चकनंदी भौजी कर दिया गया है। उसे पुनः यहीं पे किया जाए, अन्यथा हमारे यहाँ के जो वोटर हैं उनको वोट डालने में असुविधा होगी और कोई भी वोटर वोट डालने नहीं जा पाएंगे। कितनी दूर है? कम से कम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जबकि यहाँ ऑलरेडी पोलिंग की व्यवस्था है। कितने मतदाता प्रभावित होंगे? इससे 250 से 300 मतदाता प्रभावित होंगे। और हम सभी लोग ग्रामवासियों का ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि इस पोलिंग को तत्काल जहां पहले होती थी वहां करवा दें, वरना लोगों को असुविधा तो होगी ही। लोग वोट डालने जाएंगे कैसे? वृद्ध हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, 4.5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अमित सोनी नगर पालिका चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। आपको बता दें, इस पर अमित सोनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अमित सोनी पिछले 2 साल पहले महाराष्ट्र के साथ बीजेपी में आया था और बीजेपी में अपनी अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन देखते हुए आज फिर मैंने वापस विधायक जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब के समक्ष जाकर अपनी टीम सहित कांग्रेस की सदस्यता ली है और आने वाले चुनाव में मैं और मेरी पूरी टीम कांग्रेस को 37 वार्डों में मेहनत करके बेस दिलवाएगी। कितने लोगों के साथ आपने समर्थन दिया है? 100-150 लड़कों के साथ। तो चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।